नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 बार्क आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि इस सीरीज में हमने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर किया है। ये आपके आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर चले जाना, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, इस सीरीज में हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहां से प्रश्न छूट गए हों। लगभग सभी टॉपिक को कवर किया गया है। अगर आप इस सीरीज को अपने एग्ज़ाम तक लेते रहेंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि हमारे प्रश्न आज से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। सही उत्तर आपका है जो कि हरा होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि आईएसओ का तात्पर्य क्या है, यानी इसका पूरा नाम आपको बताना है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर यानी दोस्तों आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ये इसका पूरा नाम होता है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि आईएसओ का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से है। जैसा कि इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर सिलेंडर और दूसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर सिलेंडर, ये दोनों होते हैं इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? सही उत्तर जो कि पैरों पर होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर सड़क सुरक्षा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या फिर से एक बार बता देते हैं। जैसा कि सड़क सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में डैश की ट्यूब होनी चाहिए। सही उत्तर दोस्तों आपकी बीटाडीन ट्यूब होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। बीटाडीन राइट आंसर है, आप इसे ज़रूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, दो प्रतिरोध R1 और R2 विद्युत स्रोत से समांतर में जुड़े हैं। R1 का मान R2 से 4 गुना है। R1 में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, सॉल्व दिया गया यहाँ पर आपका बता दें, आपका यहाँ पर R2 1/4 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आप इसे ज़रूर याद रखें। आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, 6 ओम, 8 ओम और 10 ओम का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें जब ये समांतर क्रम में संयोजित हैं। सिंपल सा फार्मूला होता है समांतर क्रम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। चलिए हम आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिखा देते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर भाग देंगे इतना आने के बाद, फिर आपका 2.54 वाट, ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त के किसी भी व्यास के 2 बिंदुओं के मध्य का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 10 ओम प्रतिरोध वाले मोड़कर यानी इसको जोड़ा गया, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए जैसे कि इस प्रकार इसे सॉल्व किया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तार का कुल प्रतिरोध 10 ओम है। यदि तार को मोड़कर वृत्त बना दिया जाए
तो तार के व्यास के बिंदु तार के दो समान भाग अर्थात 5-5 ओम में विभाजित कर देगा, जो कि समांतर में हो जाते हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। इस समांतर में जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर भाग दे देंगे तो आपका 2.5 ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। हमारे पास 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। यदि तीनों प्रतिरोधों को किसी परिपथ में लगाना हो तब तुल्यांक प्रतिरोध के कितने मान संभव हैं। चलिए इसे जोड़ते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं यही डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, जो कि यहाँ पर आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर समान किस में बोल रहा है, जो कि हमारे पास 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम 3 प्रतिरोध है। यदि तीनों प्रतिरोध को किसी परिपथ में लगाना है तब तुल्य प्रतिरोध के 8 मान संभव हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि एक संवाहक 0.2 एम्पियर की धारा धारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। सही उत्तर, जैसा कि यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर धारा आपकी दी गई है, आवेश दिया गया है, टाइम दिया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जो कि चलिए, जैसा कि यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला होता है Q बराबर NE, एक फार्मूला होता है Q बराबर IT। यहाँ पर Q बराबर N बराबर Q/E। यहाँ पर इस फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि इसे भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3.75 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव, इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहता है जितना सतह पर। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर जाने पर वैद्युत विभव उतना ही रहता है जितना सतह पर होता है, क्योंकि पूरे गोले के अंदर विभव एक समान रहता है और विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। वैद्युत विभव का मान यहाँ पर देख सकते हैं निम्न होता है, जैसा कि V बराबर 1/4πε0 गुणे में Q/R वोल्ट होता है। आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जब चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर धारा आपकी 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकंड और इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। फार्मूला तो अभी हम आपको बता चुके हैं। इस फार्मूले पर सिंपल सामान रखना है और सॉल्व कर लेंगे तो आपका 6.25 × 10⁻18 इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, हम यहाँ पर आपको सिर्फ बता देंगे, क्योंकि मोबाइल में कैलकुलेशन करना थोड़ा सही नहीं लगता है, हाथ से लिखना कम अच्छा लगता है, यानी लिखते नहीं बनता है, इसलिए आप कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज्या तरंग की मध्य कोटि विधि और एकीकरण विधि का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर RMS मान ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, वर्ग माध्य मूल्य मान की गणना के लिए 2 विधियों उपयोग किया जाता है, जैसे कि मध्य कोटि विधि, जो कि मध्य कोटि विधि में AC तरंग प्रत्येक की अवधि T/N होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, आप इसे समझ सकते हैं। चलिए, जो कि यहाँ पर फार्मूला भी देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा मान दिया गया है। ये फार्मूला आप जरूर याद रखें, ये आपके UPPCL TGT के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं। ये दोनों फार्मूले जरूर याद रखें। इस विधि में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान अर्धचक्र या पूर्ण चक्र के लिए ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। इसे आप जरूर याद रखें। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। एक AC की एक चक्र प्रत्येक मिलीसेकंड में घटित होती है तो इसकी बारंबारता होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे कि
यहाँ पर कितना दिया गया है, प्रत्येक मिली सेकेंड। यहाँ पर चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। जो कि फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 1/t, यानी 1 समय इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी आपका यहाँ पर टाइम दिया था, यहाँ पर भाग देंगे, यानी 10⁻³ नीचे है तो ये ऊपर ले जाएंगे तो आपका 1000 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसे आप जरूर इस प्रकार सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि उस धारा का RMS मान लगभग क्या होगा जिसकी अधिकतम मान 200 एम्पियर है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि VRMS बराबर हम निकालेंगे, VRMS बराबर, तो चलिए डिस्क्रिप्शन से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते देख रहे हैं कम बन रहा है। चलिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं VM आपका 200 दिया गया है, VRMS बराबर फार्मूला होता है VM/√2। यहाँ पर 200 में √2 का भाग देंगे तो आपका VRMS 141 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। दोस्तों इसे भाग जरूर देना, क्योंकि हम इसमें सीधे सीधे आपको इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। आप इसे ज़रूर अपने आप हल करें। देख सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे कि रेलवे संकर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजक है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि वायु झोंक परिपथ वियोजक, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि रेलवे संकर्षण में सामान्यतः वायु झोंक परिपथ वियोजक प्रयोग किया जाता है। वायु झोंक परिपथ वियोजन 25 किलोवोल्ट वोल्टता पर 500 मेगावोल्ट एम्पियर वियोजन क्षमता तक के लिए प्रयोग की जाती है। इनका प्रयोग AC तथा DC दोनों प्रकार के वोल्टताओं में होता है। इसके चल यानी मूविंग कांटेक्ट तथा अचल संपर्क यानी कांटेक्ट प्रायः ताम्र या चांदी के धातु के बने होते हैं। इन्हें मुख्यतः संपर्क कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर हम देखते हैं HRC फ्यूज का आशय क्या है। सही उत्तर ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए, हाई रिपर्चिंग कैपेसिटी फ्यूज, ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे। जो कि HRC फ्यूज का आशय है हाई रिपर्चिंग कैपेसिटी फ्यूज है। HRC फ्यूज कारतूसी फ्यूज का एक विकसित रूप होता है और इनकी विदारक क्षमता जो है 66 किलोवोल्ट पर 500 मेगावोल्ट एम्पियर तक होती है, इसलिए इन्हें उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि अर्थिंग लीकेज यानी भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को डेड डैश के रूप में भी जाना जाता है। सही उत्तर हमारा है जो कि अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। धात्विक खोल युक्त विद्युतिक उपकरणों, यंत्रों व मशीनों आदि में यदि सजीव चालक यानी लाइव कंडक्टर आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर विद्युत झटका लग सकता है। इसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहलाती है। ये इसका पूरी व्याख्या थी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है SO4 का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर 0.4975, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो कि SO4 का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.4975 होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का अर्थ है जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें से निकलने वाले विद्युत अवयव की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर काम करती है। सही उत्तर हमारा है जो कि फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम नियम के बारे में जो कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई धारा की मात्रा का अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि M प्रोपोर्शनल IT होता है, यहाँ पर Z आपका नियतांक होगा जो कि M बराबर ZIT आपका फार्मूला होता है। आप इसे जरूर याद रखें। जैसा कि M बराबर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में होता है, जो कि I विद्युत धारा यानी एम्पियर में होती है, T समय को प्रदर्शित करता है, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक को प्रदर्शित करता है।
द्वितीय नियम के बारे में हम जानते हैं, यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक अनुक्रमानुपाती होते हैं। फार्मूला भी देख सकते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। बाकी मान आप देख सकते हैं जो कि हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? सही उत्तर राइट आंसर आपका है जो कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत की मात्रा के, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है M प्रोपोर्शनल Q यानी M बराबर ZIT आपका फार्मूला होता है जो कि हमने अभी आपको बताया है, ये मान जरूर याद रखें। अगला हमारा दिया गया है जो कि अर्ध चक्र के समय के बराबर अंतराल पर मापे गए EMF के तात्क्षणिक मान का औसत मान डेड डैश कहलाता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर औसत मान यानी एवरेज वैल्यू, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आधे चक्र के समय के बराबर अंतराल पर EMF के तात्कालिक मान के औसत मान को औसत मान कहा जाता है। औसत मान यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के आधे चक्र के तात्कालिक मान का औसत उसका औसत मान कहलाता है। यहाँ पर इसका देख सकते हैं जो कि इस प्रकार निकाल सकते हैं। यहाँ पर औसत धारा यानी इसका मान होता है 0.6371, ये होता है। वोल्टेज एवरेज का मान भी यहाँ पर उतना ही होता है, आप इसे ज़रूर याद रखें। चलिए नोट के माध्यम से हम आपको बताते हैं, जिसकी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रत्येक चक्र में 2 अर्ध चक्र होते हैं जो एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के होते हैं। इस प्रकार के पूरे चक्र का औसत मान 0 रहता है, अतः गणनाओं आदि में AC का औसत मान 0.637 ही प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न, RMS और AC के औसत मूल्य के अनुपात को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर हमारा है जो कि ऑप्शन नंबर C फॉर्म घटक, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। फॉर्म फैक्टर बराबर RMS मान अपान औसत मान, ये आप जरूर याद रखें जो कि इस प्रकार दिया गया है। आप इसे पूरी वैल्यू देख सकते हैं। चलिए जैसा कि पीक फैक्टर के बारे में हम देखते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के शिखर मान और प्रभावी मान के अनुपात को पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। पीक फैक्टर को एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं जो कि पीक फैक्टर बराबर शिखर मान अपान प्रभावी मान होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट एक डेड डैश मिश्र धातु होता है। सही उत्तर आपका जो कि ऑप्शन नंबर D निकिल और क्रोमियम, ये इसका सही उत्तर है। जो कि यहाँ पर हम देखते हैं निकिल आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। इसमें बिजली के हीटर में बने होते हैं। क्या बने होते हैं? बिजली के हीटर किससे बने होते हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर क्रोमाइड लौह के बने होते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। आप सॉरी यहाँ पर आपका क्रोमाइड लौह और आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि पीतल के बने होते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं, बिजली के हीटर क्रोमाइड लौह तथा पीतल के बने होते हैं, आप इसे ज़रूर याद रखें। हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर पोर्सलिन का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए विद्युत कक्ष तापक यानी इलेक्ट्रिक रूम हीटर की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की जुड़ी रहनी चाहिए? सही उत्तर हमारा है जो कि चारों समांतर में जुड़ी होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देखते हैं H बराबर I²RT, यह एक वास्तविक ऊर्जा खपत है। यह विद्युत का ऊष्मीय सिद्धांत है। समांतर क्रम में प्रवाहित धारा का मान श्रेणी क्रम की तुलना में अधिक होता है, इसलिए यह अधिक ऊष्मा प्रदान करेगा। आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव का कार्य करता है? सही उत्तर हमारा है जो कि टोस्टर, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देखते हैं टोस्टर जो होता है यह एक ऐसा उपकरण विद्युत उपकरण है जो ब्रेड को टोस्ट में बदलता है। यह ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है।
इसमें एलिमेंट की वाटेज प्रायः 600 वाट से लेकर 1250 वाट रखी जाती है। यह एलिमेंट्स माइका शीट तथा शीट पर नाइक्रोम पर लपेटकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि इनमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है। सही उत्तर हमारा है जो कि ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम क्लीनर, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम पूरी जानकारी देखते हैं जो कि गीजर, इलेक्ट्रिक फर्नेस यानी विद्युत भट्टी, इमर्सन हीटर एवं फिलामेंट लैंप में सभी उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। इसमें हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है जबकि वैक्यूम क्लीनर विद्युत धारा के यांत्रिक प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर डेड डैश में होते हैं। एक ट्रांजिस्टर में होते हैं क्या होता है, 2 पीएन जंक्शन होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं फिर से। एक ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं तथा 3 टर्मिनल होते हैं जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। एमीटर, बेस, कलेक्टर होता है, आप इसे जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न, वर्ग क्लास ए प्रवर्धक की क्षमता क्या होती है। सही उत्तर हमारा है जो कि ऑप्शन नंबर सी 35% होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि एक ही प्रवर्धक की दक्षता जो है 35% होती है, क्लास बी की प्रवर्धक दक्षता जो है 78% होती है, क्लास सी की प्रवर्धक क्षमता जो है 85% होती है। आप इन्हें ये पूरी मान जरूर याद रखें, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसी सर्किट में जेनर डायोड को कैसे जोड़ा जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, ये आपका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम जो कि किसी सर्किट में जेनर डायोड रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। यह एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह रिवर्स बायस में किसी निर्दिष्ट वोल्टेज पर ब्रेकडाउन क्षेत्र में प्रचलित किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग स्थिर वोल्टेज उपकरणों यानी पावर सप्लाई में तथा उन युक्तियों में किया जाता है जहां स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं जो इस प्रकार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका सिंपल सा है। डायोड के संदर्भ में पीआईवी का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। यहाँ पर पीआईवी का पूरा नाम क्या है, पीक इन्वर्स वोल्टेज यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं पूरी जानकारी। पीआईवी यानी इसका पूरा नाम पीक इन्वर्स वोल्टेज है। पीआईवी डायोड के उत्क्रम अभिनत में उस अधिकतम वोल्टेज का मान है जो बिना ब्रेकडाउन हुए संधि पर प्रयुक्त की जा सकती है। हाफ वेव रेक्टिफायर का पीआईवी वीएम होता है जो कि फुल वेव रेक्टिफायर का पीआईवी 2एम होता है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का पीआईवी वीएम होता है। आप ये सारे मान जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि इसके कारण क्रिस्टल ऑसिलेटर एक स्थिर आवृत्ति ऑसिलेटर है। सही उत्तर हमारा है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उच्च क्यू, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि उच्च क्यू के कारण क्रिस्टल ऑसिलेटर दोलित्र एक स्थिर आवृत्ति ऑसिलेटर है। क्रिस्टल पर क्यू गुणांक अति उच्च होता है। अति उच्च क्यू गुणांक के कारण ही क्रिस्टल दोलित्र के दोलन की स्थिरता अति उच्च होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि किसी दोलित्र परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 पाई यानी एफ बराबर 1/2 पाई रूट में एलसी, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि एक क्रिस्टल दोलित्र की सीमा निम्न में से कौन सी है। सही उत्तर हमारा है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए निम्न आउटपुट, ये इसका सही उत्तर है। अगला है एफएम रेडियो की आवृत्ति प्रास डेड डैश है। सही उत्तर 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार डेड डैश होती है। सही उत्तर हमारा है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सीटीएस कवचित तार स्थापन वायरिंग, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो कि दिया गया है अगला प्रश्न जो कि गुटके पर टीआरएस केबल उन स्थानों के लिए उपयुक्त है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर ए जो सूर्य और वर्षा में प्रकट नहीं होते हैं, ये इसका राइट आंसर है।
यहाँ पर TRS यानी टफ रबर शीथेज यह केबल घरेलू वायरिंग के लिए प्रयोग की जाती है। 240 वोल्ट तक अब तक इसका प्रचलित क्रम हो गया है। अगला है घरों, इमारतों तथा कारखानों में निम्न यानी लो पावर वर्क हेतु वायरिंग के लिए डेड डैश का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। फिर से एक बार आपको बताते हैं, घरों, इमारतों, कारखानों में निम्न पावर यानी लो पावर वर्क हेतु वायरिंग के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल का काम में ली जाती है। वास्तव में PVC एक कुचालक है जिसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न, 250 वोल्ट ग्रेड के रबर के एक सिंगल तह वाले वायर को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हमारा है जो कि ऑप्शन नंबर ए वल्कनाइज्ड इंडियन रबर वायर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर बता दिया है। और यहाँ जो 250 वोल्ट से कम की निम्न वोल्टता कहलाती है। अगला प्रश्न, जैसा कि वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका है, सही उत्तर है जो कि क्लिट वायरिंग, ये इसका राइट आंसर है। चलिए क्लिट वायरिंग के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका है क्लिट वायरिंग। साधारणतः यह वायरिंग 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह खुली हुई वायरिंग होती है, इसके तार खुले रहते हैं। तार लगाने के लिए क्लिट लगाई जाती है। क्लिट चीनी मिट्टी के भी बनी होती है। इसके 2 भाग होते हैं, ऊपरी और नीचे का भाग। ऊपर के भाग में एक छेद पेंच कसने के लिए होता है, वह चौरस सतह होती है। नीचे के भाग के तारों को लगाने के लिए खांचे बने होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपको समझना चाहिए। एक घर में 16 लाइटें और 8 पंखे का लोड है। भारतीय मानक संस्था के अनुसार दिए गए लोड के लिए आवश्यक सब सर्किट की न्यूनतम संख्या होगी। यहाँ पर चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए यहाँ पर जैसे कि घरों में लाइट की संख्या 16 है, पंखों की संख्या 8 है। कुल भार बिंदुओं की संख्या यहाँ पर आपकी हो जाएगी 24 हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे। इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय मानक संस्था के अनुसार लाइट और फैन के लिए प्रत्येक उप परिपथ में 10 एम्पियर से 10 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, 10 का इसमें भाग देंगे तो 2.4, ये लगभग आपका 3 सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना लाइक करे मत देखा करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जबकि हम अगर आप लाइक करते हैं तो मान लो हम दूसरी वीडियो बनाने में जल्द ही काम करते हैं। चलिए जैसा कि अगला हमारा प्रश्न दिया गया है जो कि यहाँ पर आपको बताना है, जैसा कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सिस्टम को अधिकतम स्वीकार परिचालन तापमान के अनुसार मानक यानी नेमा यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के वर्गीकरण द्वारा रेट किया जाता है। क्लास बी इंसुलेशन में अधिकतम परिचालन तापमान कितना होगा? यहाँ पर सिंपल सा है, आपको इतना पूरा बड़ा लिख कर दिया है। आपको क्लास बी का इंसुलेशन तापमान पूछा है जो कि आपको बताना है। यहाँ पर बी के लिए आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 130 डिग्री सेल्सियस, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देख लेते हैं, जो कि वाई के लिए आपका 90 डिग्री होता है और ए के लिए 105 डिग्री, ई के लिए 120 डिग्री, बी के लिए 130 डिग्री, एफ के लिए 155 डिग्री, एच के लिए 180 डिग्री होता है और सी के लिए हम आपको बता दें 180 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, यानी 180 डिग्री से ऊपर होता है। चलिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न, डीसी सीरीज मोटर में शाफ्ट बलयुग्म का आर्मेचर बलयुग्म से कम होने का कारण क्या है? सही उत्तर आपका हिस्ट्रे हानि, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डीसी मशीन में हिस्टेसिस हानि डेड डैश कम से कम पर निर्भर करता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर हवादार हवा के प्रवाह की दर, ये इसका राइट आंसर है। जो कि डीसी मशीन में हिस्टेरिसिस हानि हवादार हवा के प्रवाह की दर कम से कम निर्भर करता है। अगला प्रश्न, दृष्ट धारा मोटर का सैफट वाला घूर्ण
उसके आर्मेचर बलाघूर्ण से डेड डैश हानि के कारण कम होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी घूर्णन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है। सही उत्तर है जो कि यहाँ पर एडी धारा हानि, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग एडी धारा हानि को कम करने के हेतु किया जाता है। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान प्रत्येक चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है और इसके अनुरूप आर्मेचर कोर्स में भी विद्युत वाहक बल पैदा होता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण कोर्स में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं अनावश्यक रूप से विद्युत खपत होती हैं, जिसे एडी करंट कहते हैं। यह कुल क्षति 20 से 30% तक होती है। ये फार्मूला भी आप जरूर याद रखें। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा मान दिया गया है, ये पूरी जानकारी आप देखेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल मशीनों को क्रोड समानता डेड डैश से निर्मित है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन इस्पात, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने के लिए मशीनों को क्रोड समानता सिलिकॉन स्टील से निर्मित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिलिकॉन एक मजबूत पदार्थ होता है, अतः इसकी भंगुरता को बचाने के लिए इसे कम मात्रा में किसी भी पदार्थ में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक डीसी जनरेटर डेड डैश में बदलता है। आपको बताना है क्या करता है। सही उत्तर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये इसका सही उत्तर है। पूरी जानकारी फिर से एक बार देखते हैं जो कि डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करता है और जो डीसी मोटर होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तथा यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, किसी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन डेड डैश है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एसी को डायरेक्ट करंट में बदलता है, ये इसका सही उत्तर है। यानी एसी को डीसी में बदलता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का प्रयोजन एसी को डीसी में बदलना है। एसी को डीसी में बदलने की क्रिया कम्यूटेशन कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, लघु पतन आर्मेचर कुंडली में धारा की दिशा जब वह चुंबकीय उदासीन अक्ष एमएनए को पार करती है परिवर्तित यानी रिवर्स्ड हो जाए, दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेशन कहलाती है। यह समय कम्यूटेशन कहलाता है। आप इसे पूरे जरूर याद रखें। अगला है, अलग उत्तेजन यानी सेपरेट एक्साइटेशन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है। सही उत्तर हमारा है जो कि ऑप्शन नंबर बी सोलर का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि स्टोरेज बैटरी का प्रयोग करते हैं, रेक्टिफाइड का उपयोग करते हैं, डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपका बी सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया, फिर से एक बार बताते हैं। अलग उत्तेजन के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। यह सप्लाई स्टोरेज बैटरी रेक्टिफायर डीसी जनरेटर के माध्यम से दी जाती है। सोलर उत्तेजन के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं हम। अगला प्रश्न, जब किसी डीसी सीरीज जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसे डेड डैश कहते हैं। सही उत्तर हमारा है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बूस्टर कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। पूरी जानकारी फिर से देखते हैं जो कि डीसी सीरीज जनरेटरों का प्रयोग आर्क प्रकाश तथा सीरीज बूस्टर के रूप में किया जाता है। सीरीज बूस्टर किसी अन्य प्रदाय से धारा प्राप्त करने वाले फीडर की टर्मिनल वोल्टता को बढ़ाने के काम में आते हैं। इनका प्रयोग रेल इंजनों में पुनर्योजी ब्रेक को क्षेत्र धारा प्रदान करने के लिए भी होता है। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में क्षेत्र उत्तेजना धारा बढ़ाने का क्या प्रभाव है। सही उत्तर हमारा है जो कि अल्टरनेटर ओवरलोड हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, अल्टरनेटर में क्षेत्र उत्तेजना धारा बढ़ाने का प्रभाव विद्युत चुंबकीकरण से बचाता है। अल्टरनेटर का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। अल्टरनेटर की संरचना सिंक्रोनस मोटर के तुल्य होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज घटने का क्या कारण है। सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर प्रतिरोधकता, ये इसका सही उत्तर है।
चलिए देख लेते हैं फिर से। यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज घटने का कारण आर्मेचर प्रतिरोधकता होता है। अल्टरनेटर का प्रयोग वृहद अनुप्रयोगों में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर, हंटिंग प्रभाव को कम करता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का उद्देश्य हंटिंग प्रभाव को कम करता है। डैम्पर वाइंडिंग रोटर फेस पर स्थापित की जाती है, जिसमें सामान्य प्रचालक में तो विद्युत वाहक बल का उत्पादन नहीं होता है, परंतु तब असामान्य स्थिति आती है तो यही डैम्पर इस स्थिति में सिंक्रोनाइज करती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अल्टरनेटर्स में हंटिंग प्रभाव का क्या कारण है? सही उत्तर हमारा है जो कि ऑप्शन नंबर ए, ओवरलोड की वजह से, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, घूर्णी क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या लाभ है? सही उत्तर हमारा है जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि फेजों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 सर्पी यानी स्लिप रिंग वलय होते हैं आवश्यक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, घूर्णी क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का प्रयोग प्रमुख लाभ फेजों की संख्या पर ध्यान दिए बिना 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, 1000 मेगावाट या इससे अधिक शक्ति अनुपातांक वाले प्रत्यावर्ती की दक्षता कोटि देश होती है। सही उत्तर हमारा है जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी 0.99, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानियाँ निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकती हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका जो कि यहाँ पर पटलनों की मोटाई घटाकर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानियाँ पटलनों की मोटाई घटाकर कम की जा सकती है। भंवर धारा हानि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि फार्मूला दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, भंवर धारा हानियाँ पटलों की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती है, अतः यदि पटलों की मोटाई कम कर दी जाए तो भंवर धारा हानि कम की जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर कॉइल का कार्य क्या है? सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर ए, इंसुलेशन और कूलिंग देना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, ट्रांसफार्मर तेल वायु की अपेक्षा विद्युत रोधी तथा अच्छा ताप चालक है तथा ट्रांसफार्मर तेल में ट्रांसफार्मर की कूलिंग भी की जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, बुकोल्स रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित से सुरक्षा करता है। यहाँ पर सभी किस्म के आंतरिक दोष से सुरक्षा करता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, चित्र में दिखाए गए एकल चरण प्रारंभिक विधि की पहचान आपको करना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर स्लिप्ड फेज, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देते हैं जो कि दिया गया मोटर प्रतीक स्प्लिट फेज एकल फेज यानी सिंगल फेज मोटर का है। वास्तव में स्लिप्ड फेज मोटर का प्रयोग सिंगल फेज 2 फेज में विभक्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के लिए 2 फेज कम से कम आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत छोटा स्टार्टिंग टॉर्क होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर प्रतिरोध प्रारंभ प्रेरण रन मोटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का शुरुआती टॉर्क कम होता है क्योंकि यह पूर्णतः स्लिप्ड फेज पर आधारित है, जबकि सर्वाधिक स्टार्टिंग टॉर्क कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी मोटर वॉशिंग मशीन में अत्यधिक उपयोग की जाने वाली मोटर है? सही उत्तर हमारा है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर स्टार्ट स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सही उत्तर है जो कि स्लिप्ड फेज विधि अपनाई जाती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यदि सिंगल फेज मोटर का संधारित्र यानी कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो तो मोटर क्या होगा? सही उत्तर आपको बताना है जो कि इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रारंभ नहीं होगी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए फिर से एक बार बताते हैं जो कि यदि सिंगल फेज मोटर में
प्रयुक्त संधारित्र यानी कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के मध्य फेज अंतराल 90 डिग्री नहीं हो पाता है, जिससे मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। अगला प्रश्न, 132 किलोवोल्ट एसी विभव माप सकते हैं? सही उत्तर आपका है जो कि इलेक्ट्रिक वोल्ट मीटर यानी स्थिर वैद्युत वोल्ट मीटर से, ये इसका सही उत्तर है। पूरी जानकारी फिर से देखते हैं। 132 किलोवोल्ट एसी वोल्टेज को इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर से माप सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का उपयोग उच्च वोल्टेज डीसी या एसी मापने हेतु किया जाता है। इस उपयंत्र में शक्ति खपत निम्न होती है। इस उपयंत्र में भंवर धारा हानि, हिस्टैरिसीस हानि नहीं होती है। और अगला पॉइंट है, इस उपयंत्र का स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता है। ये आप जानकारी पूरी जरूर याद रखें। चलिए, 100 वोल्ट मीटर की पूर्ण पैमाने पर शुद्धता 5% है, तो 50 वोल्ट मापन पर प्रतिशत त्रुटि होगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं, जो कि यहाँ पर त्रुटि बराबर आपका त्रुटि गुणे पूर्ण स्केल बटे रीडिंग मान होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर, चलिए हम आपको पहले फार्मूला दिखा देते हैं जो कि हमने आपको बता दिया, फिर से आपको दिखा देते हैं। जो कि त्रुटि आपकी 5%, पूर्ण स्केल मान 100%, रीडिंग मान आपको 50 है। भाग देंगे यहाँ पर 10 आपका आ जाएगा, सही उत्तर होगा 10%। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ये अगर दोस्तों ये सारी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। हमने कुछ दिन पहले ही बहुत सारी वीडियो बनाकर रखी हैं, अगर वो सारी वीडियो देख लेते हैं तो आपका यूपीपीसीएल TG2 हो, पार्क हो, यानी आपका यूपीपीसीएल TG2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न दिए गए हैं। देख सकते हैं हमने सभी एग्ज़ाम से लिए गए प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जो कि इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ये इसके आसपास में जो प्रश्न बन रहे हैं वो भी हम व्याख्या के माध्यम से देख रहे हैं, जो कि इस प्रकार लगता है हमें आपको कोई नहीं पढ़ाता होगा। इसलिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुंच पाए। ये बहुत लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं पाता है। जो लोग देखते हैं तो इसका फुल वॉच टाइमिंग देते हैं, ये बहुत लोगों को तो जाए तो मान लो हमारा चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो करे। इसलिए आपको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। देखते तो बढ़िया लोग हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों तक शेयर नहीं हो पाता है, इसीलिए लोग कम जुड़ पाते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस सेशन को शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए, जैसा कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक शक्ति गुणांक मीटर में होती है। सही उत्तर, जो कि कोई नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होती है, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक शक्ति गुणांक मीटर यानी पावर फैक्टर मीटर में कोई नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होती है। पावर फैक्टर मीटर द्वारा पावर फैक्टर मापा जाता है। पावर फैक्टर मीटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो कि सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर, 3 फेज पावर फैक्टर मीटर, मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर मीटर। ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक मेगर में होता है, क्या होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर चल कुंडली प्रकार का यंत्र होता है, ये इसका सही उत्तर है। जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, मेगर चल कुंडली प्रकार का यंत्र होता है। मेगर अर्थ का प्रतिरोध मापने वाला यंत्र होता है। मेगर को इंसुलेशन टेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे इंसुलेशन प्रतिरोध भी मापा जाता है। अगला प्रश्न, अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हम एक डेड डैश बनाने जा रहे हैं। सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने जा रहे हैं, ये इसका सही उत्तर है। फिर से आपको बताते हैं, जो कि अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो एन प्रकार का अर्धचालक बना सकते हैं। एन प्रकार के अर्धचालकों में पंच संयोजी अशुद्धि होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक पीएन प्रकार के पदार्थ में जब त्रिसंयोजक तत्व में एक अशुद्धि को मिलाया जाता है तो एक घाटे का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इस घाटे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हमारा है, जो कि छेद कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है, यानी होल कहते हैं, राइट आंसर है। पंच संयोजी यानी पेटावायलेंट अशुद्धि में डेड डैश मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही उत्तर आपका है, जो कि 5 होते हैं, ये इसका सही उत्तर है।
यहाँ पर हम देखते हैं जो कि पंच संयोजी यानी पेटावायलेंट अशुद्धि में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह n प्रकार की होती है। त्रिसंयोजी ट्राईवायलेंट अशुद्धि में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार की अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। अगला प्रश्न, n प्रकार के अर्धचालकों में अधिकांश वाहक डैश डैश की ओर प्रवाहित होते हैं। सही उत्तर हमारा है जो कि निम्न विभव से उच्च विभव, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देखते हैं n प्रकार के अर्धचालकों में अधिकांश वाहक निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। इस प्रकार के अर्धचालकों में 5 संयोजी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, अतः इस संयोजन में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि निम्न में से किस n प्रकार के अर्धचालक तैयार करने के लिए दाता यानी अपद्रव्य यानी डोलन इम्प्योरिटी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सही उत्तर जो कि एंटीमनी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर n प्रकार के अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें पंच संयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, उसे n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं, जैसे कि फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि। इस प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की बहुलता तथा होल्स की कमी होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 पोल के लिए वाउंड और इसके रोटर को डैश डैश के लिए वाउंड होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 6 होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 पोल के लिए वाउंड होता है, अतः इसके रोटर में 6 पोल के लिए वाउंड होगा, क्योंकि स्टेटर के बराबर ही रोटर में पोल्स उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के संतुलित 3 फेज वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाली 3 फेज सममित धाराओं द्वारा उत्पादित क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार का है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बता देते हैं जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नियत परिमाण के साथ स्पेस से रोटेटिंग, ये इसका सही उत्तर है। फिर से आपको बता देते हैं जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के संतुलित 3 फेज वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाली 3 फेज सममित धाराओं द्वारा उत्पादित क्षेत्र स्पेस में नियत परिमाण के साथ रोटेटिंग होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसा कि जब एक इंडक्शन यानी एक प्रेरण पर डीएल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग धारा लगभग बराबर होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग करने से मोटर का प्रारंभिक भार पूर्ण भार धारा 5 से 6 गुना होता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग करने से लाइन वोल्टेज में गिरावट आती है, इसलिए इस स्टार्टर का उपयोग छोटे इंडक्शन मोटर हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किससे उत्पादन के लिए एलसी ऑसिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर आपका है जो कि अत्यंत निम्न आवृत्ति, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि वह दोलित्र जिसकी आउटपुट आवृत्ति इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है कहलाता है। सही उत्तर हमारा है जो कि वोल्टता नियंत्रण दोलित्र, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, डैश डैश ऑसिलेटर में सर्वोत्तम आवृत्ति स्थायित्व और शुद्धता होती है। सही उत्तर आपका है जो कि क्रिस्टल नियंत्रित, ये इसका राइट आंसर है। एक बार फिर से आपको बताते हैं जो कि क्रिस्टल नियंत्रण ऑसिलेटर में सर्वोत्तम आवृत्ति स्थायित्व और शुद्धता होती है, क्योंकि इसमें पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है जो एक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में कम से कम डैश डैश फेज शिफ्ट नेटवर्क होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर 3 होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, एक आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर डैश डैश से काम कर रहा होगा। राइट आंसर जो कि एक्टिव रीजन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कार्य करता है। यहाँ पर आप डायग्राम जरूर देखें।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि सिंपल सा है, जो कि उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डेड द्वारा संचालित होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर सिंगल फेज ड्यूल स्टार्टर से, ये इसका राइट आंसर है। पूरी जानकारी देखते हैं। उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्यूल स्टार्टर या पुश बटन स्टार्टर द्वारा संचालित होती है। ड्यूल स्टार्टर 5 HP तक की मोटर के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न, डेड डैश मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि यूनिवर्सल मोटर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस यूनिवर्सल मोटर को AC तथा DC दोनों पावर सप्लाई पर प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर यानी सार्वत्रिक मोटर DC सीरीज मोटर का सुधरा हुआ रूप होता है। अगला है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर C विद्युतीय रूप से 90 डिग्री होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सिर्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसके स्टेटर को मुख्य वाइंडिंग के साथ एक स्टार्टिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है, इसे सहायक वाइंडिंग भी कहते हैं। ये दोनों वाइंडिंग सप्लाई के समांतर में जुड़ी होती हैं तथा इन दोनों वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री का कालांतर होता है। अगला प्रश्न, एक प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर एक डेड डैश होता है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर एकल फेज AC मोटर, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, जैसा कि निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखों में किया जाता है। स्थायी कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, किसी विद्युत सर्किट की सततता यानी कंटिन्यूटी सामान्य और तौर पर किसके द्वारा जांची जाती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर A ओम मीटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी। विद्युत परिपथ की सत्यता यानी कंटिन्यूटी ओम मीटर से जांची जाती है। यह एक प्रतिरोधक मापक है। इसका उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग आदि का प्रतिरोध नापने के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए यंत्र द्वारा वाइंडिंग तथा कोर बॉडी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध नापा जाता है। इस प्रतिरोध का मान 20 से 50 मेगा ओम के बीच होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि 1 ओम मीटर रीडिंग व्यवहारिक रूप से तुरंत शून्य पर चली जाती है और कैपेसिटर की जांच करते समय वही रहती है तो कैपेसिटर कैसा होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जैसा कि एक सीरीज प्रकार के ओम मीटर के लीड शॉर्ट सर्किट हो तो मीटर रीडिंग डेड डैश होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B 0 होगी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग करने से पहले निम्नलिखित कार्य करने होंगे। सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर C पोटेंशियोमीटर के माध्यम से इसकी जांच को कम दूरी से पॉइंटर को 0 पर सेट करें, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है यहाँ पर हम देखते हैं सीरीज प्रकार के ओम मीटर में शून्य तथा शंट प्रकार के अमीटर में अनंत चिन्हों की स्थितियाँ क्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B जो कि शून्य दाएं अनंत दाएं ओर होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि सीरीज प्रकार के ओम मीटर में शून्य दाईं तरफ तथा अनंत बाईं तरफ होता है, जबकि शंट प्रकार के ओम मीटर में शून्य बाईं तथा अनंत दाईं ओर होता है। ओम मीटर माध्यम मान के प्रतिरोध मापन हेतु प्रयोग में लिया जाता है। यह मान 1 ओम से 100 किलो ओम तक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मोटर्स में कौन उच्च दक्षता वाला होता है। सही उत्तर जो कि सिंक्रोनस मोटर होता है, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देखते हैं जो कि सिंक्रोनस मोटर उच्च दक्षता वाली मोटर होती है जिनमें मोटर में हानियाँ कम होती हैं और उनकी दक्षता अधिक होती है। सिंक्रोनस मोटर स्थिर गति पर परिभ्रमण करती है। सिंक्रोनस मोटर अग्रगामी पश्चगामी इकाई शक्ति गुणक पर प्रचलित होती है। अगला प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर शुरू होने में विफल क्यों होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर A आपूर्ति वोल्टेज बहुत कम हो सकती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि सिंक्रोनस मोटर के बारे में हम पूरी जानकारी देखते हैं। यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पर 3 फेज AC सप्लाई प्रदान की
किया जाता है, जबकि रोटर पर डीसी सप्लाई दिया जाता है। आपूर्ति वोल्टेज का मान कम होने से सिंक्रोनस मोटर शुरू होने में विफल हो जाती है तथा मोटर के कम वोल्टेज के कारण स्टेटर क्षेत्र में हीट उत्पन्न हो सकता है, जिसके वाइंडिंग खराब हो सकती है। अगला हमारा दिया गया है, दिए गए विकल्पों में सिंक्रोनस मोटर के एक लाभ का चयन करें। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, लगातार संचालन की गति, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि सिंक्रोनस मोटर सदैव तुल्यकालिक गति से चलती है तथा चलते समय एक समान गति बनाए रखती है। सिंक्रोनस मोटर के शक्ति गुणक को इच्छा अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, शक्ति केंद्रों यानी पावर स्टेशनों पर उपकेंद्रों पर इसे शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर के संशोधन के लिए बस बार समांतर क्रम में लगाया जाता है। अगला है, जैसा कि यह शून्य लोड तथा पूर्ण लोड पर भी समान गति से चलती है, इसलिए तुल्यकालिक मोटर की गति नियमन शून्य होती है। विद्युत चुंबकीय शक्ति वोल्टता के साथ घटती बढ़ती रहती है, ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल का लोड के समकक्ष मैकेनिकल डिग्री कितनी होगी? सही उत्तर 60 डिग्री होगी, ये सही उत्तर है आपका। ये दोस्तों इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र पर रखेंगे आपका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग उन टरबाइनों हेतु भाप के उत्पादन के लिए किया जाता है जो कि अल्टरनेटरों को चलाती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि तापी यानी थर्मल, ये इसका सही उत्तर है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, जो कि तापीय ऊर्जा का उपयोग उन टरबाइनों हेतु भाप उत्पादन के लिए किया जाता है जो कि अल्टरनेटर को चलाती है। अल्टरनेटर प्रायः एसी जनरेटर होते हैं जिनकी रेटिंग केवीए प्रति एमवीए में व्यक्त की जाती है। अगला है, डेड डैश परिचालन लागत अधिकतम होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि ताप विद्युत संयंत्रों, ये इसका सही उत्तर है। देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि ताप विद्युत संयंत्रों में परिचालन लागत अधिक होती है। इस प्रकार के संयंत्र इसलिए लोकप्रिय होते हैं क्योंकि इन्हें लोड के निकट स्थापित किया जाता है। इस प्रकार के संयंत्रों का शॉर्ट सर्किट अनुपात लगभग 0.5 होता है। साथ ही इस प्रयोजन में टर्बो अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक थर्मल प्लांट की समग्र दक्षता क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30% से कम, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट में ईंधन ऊर्जा का 30% से कम प्रतिशत वास्तव में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यद्यपि यह दक्षता कम है, पर आसानी से उपलब्धता इसकी लोकप्रियता बढ़ा देती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा दाबानुकूलित जल रिएक्टर का एक लाभ है? राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर संकुचित कॉम्पैक्ट आकार, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, दाबानुकूलित जल रिएक्टर का एक प्रमुख लाभ कॉम्पैक्ट आकार होना है। जहाँ कॉम्पैक्ट का अर्थ कम स्थान पर सुव्यवस्थित जमा होना होता है। इस प्रकार के रिएक्टर में जल द्वारा उत्पादित यांत्रिक ऊर्जा को प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में निम्न में से किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर आपका है, जो कि ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट यानी भारी जल, डीटीओ, बेरिलियम, नियंत्रक क्षण, बोरान, कैडमियम का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है? सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, डीटीओ, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में ड्यूटेरियम ऑक्साइड, डीटीओ, बेरिलियम, ग्रेफाइट का उपयोग मॉडरेटिंग के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर गैर निरावेश लैंप की पूरी तरह से जलने में कुछ समय लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप पूरी तरह से जलने में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समय लेता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, सोडियम वेपर लैंप, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से एक बार, गैस डिस्चार्ज लैंप पूरी तरह से जलने में कुल समय लेते हैं। सोडियम
डिस्चार्ज लैंप की पूर्ण प्रकाशित होने से 10 से 15 मिनट समय लगता है। जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, सोडियम डिस्चार्ज लैंप 45, 60, 85 एवं 140 वाट तक वाटेज में बनाए जाते हैं। सोडियम डिस्चार्ज 40 से 50 ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न करते हैं और हम आपको बताते हैं इसका उपयोग सड़कों की प्रकाश व्यवस्था तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी लैंप परिपथ में प्रज्वलक का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि HPMV लैंप, ये इसका सही उत्तर है। यानी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बल्बों की एक श्रृंखला सेट में फ्लैशर का कार्य डैश डैश है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर ए, बिना रोशनी के सर्किट को बनाना और तोड़ना, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम द्वारा देख सकते हैं, बल्बों की श्रृंखला सेट में फ्लैशर का कार्य रोशनी के परिपथ को ऑन और ऑफ करना होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि निम्नतर शक्ति गुणक का कारण सामान्यतः डैश डैश नहीं है। सही उत्तर आपका है जो कि ताप दीप्त दीप, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, निम्नतर शक्ति गुणक का कारण सामान्यतः ताप दीप्त नहीं है। शक्ति गुणक निम्न होने के कारण प्रेरकी लोड है, जैसे प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर, सीलिंग पंखा, सीलिंग फैन, प्रेरण भट्टी आदि। पावर फैक्टर निम्न होता है। चलिए